What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. कोड देखिए कितनी शानदार है। पढ़े लिखे होने से अच्छा है पढ़ते लिखते रहना। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो है जो सीखना नहीं चाहते। पढ़े रहने से अच्छा है कुछ पढ़ लेना। आप लोगों ने सभी बिल गेट्स का नाम सुना होगा। आज की डेट में भी, आज की डेट की बात कर रहा हूं मैं, आज की डेट में भी वो कम से कम 6 से 8 किताबें हर महीने पढ़ते हैं। अब सोचिए कि देश जो कि वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमियों में से एक आदमी है, वो भी आज की डेट में, अब तो उनको ऐसा होना चाहिए ना कि बहुत पढ़ लिया यार, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब साइड में रखो किताबें। नहीं, पर वो उनका हमेशा एक ही गोल रहता है, सीखते रहना। वो हमेशा सीखते रहना चाहते हैं और वो सीखते ही रहना नहीं चाहते। सबसे अच्छी जो उनकी क्वालिटी इसमें लगती है, वो दूसरों को सिखाना भी चाहते हैं। और यही एक ऐसी क्वालिटी है जो कि आपको एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसी पोजीशन में ले जाके बैठा देती है कि आपको उस टाइम पे पैसे वगैरह नहीं दिखते हैं। आपको उस टाइम पे बस ये दिखता है कि आप सोसाइटी को क्या देके यहाँ से जा सकते हो। तो वही है, अगर आप लोगों को जो भी यहाँ से सीखने को मिलता है, उसको सीखने के बाद में आप भी लोगों को पढ़ाइए, लोगों की हेल्प कीजिए। ठीक है, तो देखिए आज से मैं यहाँ पे स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर न्यूज़पेपर का एनालिसिस करने जा रहा हूँ। आज से जो एनालिसिस होगा वो यहीं पर ही अवेलेबल होगा, स्टडी लवर पर अवेलेबल नहीं होगा। यहीं पे ही हम लोग न्यूज़पेपर का डिस्कशन करेंगे। मैंने और गौरव सर ने दोनों ने बातें की बैठ के। देखिए उनको भी बहुत सारे SMS मिल रहे थे और मुझे भी बहुत सारे SMS आ रहे थे। बहुत से बंदे ये बोल रहे थे कि सर यहीं पे स्टार्ट कीजिए न्यूज़पेपर डिस्कशन। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम फिर से न्यूज़पेपर डिस्कशन जो है स्टडी IQ पर ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो अवेलेबल स्टफ होगा, जो यहाँ पे कुछ, जो यहाँ पे हम लोग मतलब एक लेक्चर लेके चलेंगे। तो पहले तो कोट होगी जैसे कि हम किया करते थे, इसके बाद में एडिटोरियल डिस्कशन, फिर न्यूज एनालिसिस करेंगे कंप्लीट न्यूज़पेपर का, क्वेश्चंस वगैरह होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वोकैबुलरी भी होगी, मैथ प्रैक्टिस होगी, और जो करेंसी और या कैपिटल की जरूरत पड़ेगी जहाँ पे, वो भी होगी। आज थोड़ा सा लेक्चर जो है वो थोड़ा अलग तरीके का होगा, क्योंकि आज इस पैटर्न पे नहीं चल पाएंगे, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि आज थोड़ा 15 तारीख का भी थोड़ा इसमें एनालिसिस कर लिया जाए। तो कल से जो लेक्चर आएगा वो प्रॉपर इस पैटर्न में आएगा आप लोगों का। आज मुझे काफी चीजें कवर करनी है, तो इसलिए आज थोड़ा सा पैटर्न थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आज क्या क्या डिस्कशन करना है हम लोगों को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा पेन ड्राइव के बारे में बता देता हूं। देखिए ये स्टडी IQ के पेन ड्राइव के कोर्सेज हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको जोन सा भी आपको सुटेबल लगता है, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इनमें से कोई भी एक खरीद सकते हैं, और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है तो यहाँ पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे पहले कल के थोड़ा आर्टिकल देख लेते हैं जल्दी से। कल एक आर्टिकल था GM क्रॉप्स के बारे में, जिनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है ना, GM क्रॉप्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। और जो यहाँ पे बात कर रहे थे, हम मस्टर्ड की बात कर रहे थे। मस्टर्ड को अभी जो यहाँ पे GM क्रॉप के दर्जे में रखकर, मतलब क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे इसको अलाउ करने जा रहे हैं GM क्रॉप के लिए हमारे खेतों में। तो होता क्या है, देखिए देखिए एक तरफ जो हमारी, मान लीजिए नॉर्मल सरसों ले लेते हैं हम, ठीक है ना, और एक तरफ ले लेते हैं जो कि ये GM क्रॉप वाली सरसों है। तो देखिए होगा क्या, नॉर्मली ये वाली सरसों जो रहती है, मान लीजिए कोई कीट पतंगा आ गया तो वो इसको खा जाएगा, बर्बाद कर देगा। पानी की जरूरत रहती है तो इसको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो नॉर्मली मौसम अगर कोई भी चेंज हो रहा है, जरा सी भी गर्मी पड़ रही है और जरा सी भी अगर ज्यादा सर्दी पड़ रही है, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये बहुत जल्दी इसके ऊपर इंपैक्ट डालेगी। ठीक है, पैदावार के तरीके से भी ये ज्यादा पैदावार नहीं कर पाएगी। तो जो भी प्रॉब्लम इस वाली सरसों के अंदर है, उन सारी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन निकाल के इसके अंदर उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं उनको सबको पॉजिटिव वे में कर देना। ये बिल्कुल ऐसे ही आप लोग बोल सकते हैं जिस तरीके से, मतलब मान लीजिए कोई पुरानी मशीन है, वो पुरानी मशीन में इंप्रूव करके उसको अच्छी मशीन बना देना। ठीक है ना, जिस तरीके से पुराना कंप्यूटर हुआ करता था, बहुत बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था, एक घर में आया करता था, और आज की डेट में क्या बोलते हैं, आज की डेट में मोबाइल जो है, मोबाइल भी एक कंप्यूटर की तरह ही हो गया है, मतलब पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। तो एक तरीके से अगर आप नॉर्मल भाषा में बोले तो ये एक GM वर्जन हो गया उसका। ठीक है, तो एक देखिए यहाँ पे क्या करेगा, इसको पानी भी कम जरूरत पड़ेगी, फर्टिलाइजर की कम जरूरत पड़ेगी, मौसम का बहुत कम इंपैक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। तो इस तरीके से अगर कोई क्रॉप को चेंज करके, उसके इंटरनल जो जीन्स होते हैं उनको चेंज करके एक नई क्रॉप बना दी जाती है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ठीक है, तो बहुत सारी दुनिया में इस तरह की क्रॉप बन चुकी हैं, जो भी वर्क भी कर रही है बहुत सारी कंट्रियों में। तो इंडिया में भी एक्सपेरिमेंट के बेस पे पहले भी ये की जा चुकी है, पर लेकिन अब जो इसको करने जा रहे हैं, सरसों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले भी एक्सपेरिमेंट हो चुका है, तो सरसों के ऊपर करने जा रहे हैं। तो सरसों को अब देखा जा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा अब तक इसको क्लैरिफाई नहीं किया गया है। देखिए कई सारी चीजें होती हैं। पहले तो जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो रिसर्च करती है इनके ऊपर, वो वर्क करती है। इसके बाद में फिर जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री होती है वो वर्क करती है, फिर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री होती है वो वर्क करती है। जब कई जगह से इसको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ अब ये सही है, फिर इसको ग्राउंड में दिया जाता है किसानों को बोने के लिए, उगाने के लिए। ठीक है, तो इससे कई सारे फायदे रहते
लेते हैं। एक तो देखिए कई तरीके से, जैसे हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट का पर्पज क्या था? पर्पज उसका बस यही था जिससे कि लोगों को अच्छे से खाने पीने का सामान मिलता रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत ही ज्यादा पॉपुलेशन है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है उनको खाने के लिए अच्छे से खाना मिल सके, एक तरीके से फूड सिक्योरिटी आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा फर्टिलाइजर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, किसानों को फर्टिलाइजर कम कर सके। हमारी जो कृषि है मैक्सिमम डिपेंड कहीं के ऊपर रहती है, मानसून के ऊपर ज्यादा डिपेंड रहती है, तो मानसून की वजह से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। तो अगर ये मानसून की भी प्रॉब्लम थोड़ी सेटल डाउन हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर इनको मतलब एक तरीके से पानी की भी कम जरूरत पड़ेगी। अगर पानी की कम जरूरत पड़ रही है और मानसून के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं पड़ रही है, तो हमारे किसानों के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी? तो इन सब चीजों के तरीके से इन सब तरीके से चेंज करके जो क्रॉप बनाई जाती है उसको जीएम क्रॉप बोला जाता है। और देखिए अब इसको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, अभी प्रॉपर वे में सब जगह से इसको क्लेरिफाई नहीं किया गया है। अभी आने वाले टाइम में कहां से इसको क्लेरिफाई करते हैं और किस तरीके से इसको अगर आगे आने वाले टाइम में खेतों में इंप्लीमेंट करने के लिए दिया जाता है, तो अभी इसमें टाइम है, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद रखना है अभी मस्टर्ड को क्लेरिफाई किया गया है, ठीक है ना, पर अभी प्रॉपर वे में नहीं किया गया, अभी कई सारे हर्डल बाकी हैं। तो मतलब ये चांसेस लग रहा है कि ये आ जाएगी खेतों में, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। एक नेक्स्ट आर्टिकल था वो था कोलंबिया के बारे में। देखिए यहाँ पे कोलंबिया ये वाला पड़ता है, ठीक है ना, इसके ऊपर वेनेजुला पड़ता है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसी तरीके से वेनेजुला में भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था। ये चीजें हम लोगों ने कई आर्टिकल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वेनेजुला में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, आप लोगों को वेनेजुला की करेंसी बतानी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कंट्री का नाम भी याद रखिएगा, डिमोनेटाइजेशन हुआ था और हमारी कंट्री में भी डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो इसलिए यहाँ की करेंसी भी पूछी जा सकती है और कंट्री के बारे में भी पूछा जा सकता है। और करेंसी और कैपिटल दोनों बताइएगा, और एक ये भी बताइएगा कि किस किस कंट्री को टच करिए, थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया हो जाएगा पूरा इसके बारे में। अब कोलंबिया के बारे में देख लेते हैं। देखिए कोलंबिया में जो यहाँ पे रिबेल फोर्स थी वो क्या करती थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर चुकी थी अब तक पुराने टाइम से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नरसंहार यहाँ पे कर चुकी थी। तो पर जो यहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे शांति स्थापित करने की कोशिश करी। तो शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने क्या बोला, जो यहाँ पे पहले लड़ाई कर रहे थे, बिल्कुल आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं जैसे हमारे यहाँ पे नक्सल की प्रॉब्लम है। अगर हमारी गवर्नमेंट कल को नक्सल जो प्रॉब्लम फैला रखे हैं जितने भी एरिया में, नक्सल के जो लीडर हैं उनसे बात करके हमारी गवर्नमेंट बोलने लगे कि आप इलेक्शन लड़ लो और मेन स्ट्रीम में आ जाओ, ठीक है। तो और हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे कि नहीं, इन्होंने बहुत सारे हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे हैं, हम इनको मेन स्ट्रीम में नहीं आने देंगे। तो काइंड ऑफ यहाँ पे जो चीजें बन जाए, तो बिल्कुल इस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं नक्सल वाली प्रॉब्लम से। वहां पे भी इसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही थी, लोगों ने हथियार उठा लिए थे और वो हमेशा गवर्नमेंट का अपोज किया करते थे। पर लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये क्या करने जा रहे हैं, इनके साथ में पीस वार्ता स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पीस वार्ता स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो जो दूसरे लोग हैं वो सब अपोजिशन कर रहे हैं, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो बोले हैं कि इन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा नरसंहार किया है, अब इनको गवर्नमेंट में नहीं लाया जा सकता है। तो यहाँ पे रेफरेंडम करवाया। तो जो यहाँ पे रेफरेंडम कराने के बाद में जो यहाँ पे ये अपोजिशन थी या मतलब रिबेल ग्रुप इनको बोल सकते हैं, ये रेफरेंडम में हार गए, ठीक है ना। रेफरेंडम में कंप्लीटली हार गए, पर फिर भी जो यहाँ के प्रेसिडेंट है और इन्होंने बोला कि हम लोग मिलकर काम करेंगे, और इन्होंने फिर से हथियार नहीं उठाए हारने के बाद भी, इन्होंने बोला हम फिर से चीजों को देखेंगे और फिर से ट्राई करेंगे। तो इस बात पे टिके रहे और फिर से हम रेफरेंडम करवाएंगे। तो ये देखिए अच्छी बात है अगर इस तरीके की चीजें निकल के आ रही हैं। तो यहाँ पे जो कंप्लीट इसके बारे में जो जिक्र किया जा रहा है, देखिए यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी है। खासकर आप लोग देख सकते हैं वेनेजुला में तो वैसी प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पे अच्छे से पॉलिटिक सिचुएशन अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अच्छी बात यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो उसी तरीके से फिर इकोनॉमी भी अच्छी रहती है। तो देखिए आने वाले टाइम पे यहाँ पे क्या होता है, फिर आर्टिकल अच्छे से आएगा तो अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था और जिस्ट था, ओके। इसके अलावा जो एक आर्टिकल था वो था चीफ ऑफ डिफेंस के बारे में था, ठीक है ना, CDS चीफ ऑफ डिफेंस के बारे में था। इस चीफ ऑफ डिफेंस के तहत जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों जो है उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए, और जो ये वाला हेड ऑफिस है ये वाला डायरेक्ट कांटेक्ट करे एक तरीके से। मतलब पर्पज क्या है इन सब चीजों का, आप लोगों ने स्पार्क के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। स्पार्क जो एजेंसी है साइंस से रिलेटेड की एक नोडल एजेंसी बनाने की बात चल रही है। इसी तरीके से यहाँ पे CDS बनाने की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी एक नोडल एजेंसी बनाने की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या रहेगा, जिसके अंदर रोडवेज, रेलवेज या फिर वाटरवेज, तो ये सारे वेज उसके अंदर आ जाएंगे। तो ये नोडल एजेंसी बनाने का मतलब क्या है, ये नोडल एजेंसी बनाने का यही मतलब है कि देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नेंस प्रोवाइड कराई जाए और मिनिमम गवर्नमेंट रहे। मतलब ये ऊपर वाले ऑफिस जो है वो डायरेक्ट चाहे तो प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं,
बिल्कुल जिस तरीके से इसरो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना? इसरो जिस तरीके से वर्क करती है, ये कोशिश की जा रही है कि इसरो देखिए डायरेक्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर से कॉन्टैक्ट करती है। तो कितनी अच्छी एजेंसी है और कितने अच्छे लेवल पे काम कर रही है, कितनी सक्सेसफुल एजेंसी है। तो उसकी तर्ज पे ही यहाँ पे काम करने के लिए सोचा जा रहा है। तो इसी तरीके से सीडीएस और इसी तरीके से स्पार्क और इसी तरीके से यहाँ पे भी एक डिपार्टमेंट क्रिएट करने की बात चल रही है, जिससे कि डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से कॉन्टैक्ट रहे और यहाँ से सबसे अलग-अलग ना मिला जाए। बस एक जो चीफ है उससे मिलके बात कर ली जाए और फिर चीजें इंप्लीमेंट की जाए। और यहाँ पे एक बात और है, देखिए अभी यहाँ पे जॉइंट डॉक्ट्राइन निकल के आई है, जिसके तहत यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जा रही है किसी भी तरीके से, मान लीजिए कल को पाकिस्तान के साथ में कोई वार हो जा रही है या कोई भी इस तरह की ग्रेव कंडीशन बन जा रही है, तो हमारी तीनों जो फोर्सेज हैं वो किस तरीके से मिलकर काम कर सकती है, तो उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है यहाँ पे। तो वही सारी बातें हम पहले भी वैसे डिस्कस कर चुके हैं सारी बातें। पर्पज क्या है? पर्पज यही है कि किस तरीके से हमारी फोर्सेज को, हमारी डिफेंस फोर्सेज को इफिशिएंट बनाना है, जिससे कि अगर कोई भी किसी तरीके की ग्रेव कंडीशन आ रही है उस टाइम पे सारी फोर्सेज जो है वो एक तरीके से सिंक्रोनाइजेशन के वे में सिंक्रोनाइज होकर एक साथ वर्क कर सके। तो यही इसका पर्पज है और सारे डिपार्टमेंट का पर्पज भी यही रहता है। अगर आप नॉर्मली देखिए होता क्या है, एक तरीके से कई सारे डिपार्टमेंट के बारे में आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, आप लोगों ने देखा होगा जो फोन के केबल वगैरह गाड़े जाते हैं, जैसे रोड रहती है, तो क्या करते हैं, एक डिपार्टमेंट रोड को उखाड़ के चला जाता है, ठीक है ना? उसने बोला कि मुझे पाइप दाबने थे, बस मेरा काम हो गया, वो निकल लेता है साइड में। इसके बाद में जो दूसरा डिपार्टमेंट रहता है, रोड वाला डिपार्टमेंट, वो क्या करता है, बहुत दिनों तक उसका ऐसे ही पड़ा रहता है। अगर डिपार्टमेंट के बीच में अच्छे से कोलैबोरेशन हो, तो जैसे जैसे इन्होंने अपना काम खत्म किया, ऐसे ऐसे ही उसी को फिनिश करके उसको जो रोड को फिर से रिपेयर कर दे, पर लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो उसी के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कई बातों में कि जो डिपार्टमेंट है उनको मिलकर काम करना चाहिए। डिपार्टमेंट आपस में लड़ते रहते हैं कि ये तुम्हारा काम है, ये मेरा काम है, तो उससे ऊपर उठ के इनको क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ में मिलकर वर्क करना चाहिए, जिससे कि चीजों को ढंग से इंप्लीमेंट किया जा सके और सोसाइटी को एक अच्छे लेवल पे जो फैसिलिटीज होती हैं, सोशल सिक्योरिटी स्कीम वगैरह, जितनी भी स्कीम या फिर कोई भी सर्विसेज होती है, वो अच्छे लेवल पे प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है ना? तो एक ये वाला आर्टिकल था। आइए आज का फर्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना? खासकर एक महीना बचा है, जिस तरीके से देखा जाए तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे दो इंडेक्स है, यहाँ पे एक तो देखिए हो गया ये IIP, ठीक है ना, और एक हो गया WPI, ठीक है। तो एक तो हो गया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP और दूसरा हो गया होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो वाला इंडेक्स होता है, पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं हुआ क्या है। अभी एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, दोनों के बेस चेंज कर दिए हैं। तो आप लोगों को याद रखना है, दोनों के बेस चेंज करके क्या कर दिए गए, 2004 और 5 जो बेस ईयर था, चेंज करके क्या कर दिया गया है, 2011 और 12 कर दिया गया है। ये चीज याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है ना। पहले एक बार इसके IIP के बारे में देख लेते हैं, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए है क्या, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है ना। होता क्या है, देखिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे यहाँ पे, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारी अलग अलग फील्ड है, जो कि खासकर जो आप लोग बोल सकते हैं बहुत सारे वेरियस सेक्टर हैं, खासकर माइनिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो ये वाले जितने सेक्टर हैं, इन सेक्टरों में क्या क्या मतलब एक तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, कितना ये वर्क कर रहे हैं, कितनी इसमें ग्रोथ हो रही है, तो उन सब चीजों को काउंट किया जाता है, ठीक है। तो वो इस इंडेक्स के तहत इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। और जो ये डेटा होता है कंपाइल किसके द्वारा किया जाता है, आप लोगों को ये याद रखना है, जो डेटा कंपाइल किया जाता है ये 1 मंथ का कंपाइल किया जाता है, ठीक है ना। 1 मंथ का कंपाइल किया जाता है। और जो ये अब डेटा जो अब आ गया है 6 वीक बाद, मतलब रेफरेंस आता है 6 वीक का रेफरेंस लेने के बाद में इसका 6 वीक बाद इसको अवेलेबल किया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को 1 मंथ याद रखना है, ये वाला याद नहीं रखना है, याद रखना है ये वाला 1 मंथ याद रखना है कि 1 मंथ का एक आता है निकल के, ठीक है। और ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, ये किया जाता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, CSO के द्वारा किया जाता है। आप लोगों को बताना है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और खासकर जिस तरीके से बेस ईयर इन्होंने चेंज कर दिया था और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है, ये आप लोगों को MCQ बना के पूछ सकता है कि ये स्टार्टिंग से ही जो है इसका मतलब 2009 मतलब स्टार्टिंग से ही जो है ये मंथली बेसिस पे होता है, नहीं, ये यहाँ पे WPI की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है ना। जो WPI है स्टार्टिंग में क्या होता था, ये वीकली बेसिस पे होता था, बस 2009 से अब इसको क्या कर दिया है, इसको मंथली बेसिस पे कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे दोनों के बारे में आप लोगों को थोड़ा, ये 1 मंथ का होता है, अब ये भी 1 मंथ का हो गया है, तो ये थोड़ी मिक्स इन्फॉर्मेशन थी, याद रखनी है। अब थोड़ा IIP के बारे में देख लेते हैं हम। तो IIP के बारे में जैसे चीजें आप लोग अगर देखें ढंग से, तो यहाँ से देखिए पहले एक बार, ठीक है ना। पहले यहाँ पे था, ठीक है, फिर उसको चेंज करके आगे बढ़ाया गया। तो जो यहाँ पे बेस ईयर था, यहाँ पे 100 पॉइंट लेते हैं, तो 100 पॉइंट के बेस पे इसको काउंट किया जाता है कि कितना अब की बार प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से मान लेते हैं, जिस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं किसी आदमी का परसेंटाइल जब निकालते हैं, जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं उसका 100% मान लेते हैं परसेंटाइल में,
ठीक है ना। फिर उसके बेस पे नीचे वालों का निकालते हैं। तो परसेंटाइल का जो फंडा है उसके बेस पे आप लोग समझ सकते हैं। तो चेंज करके क्या कर दिया गया, इसको बेस मान के पहले ये किया जाता था, पर लेकिन अब जो बेस माना गया है, अब यहाँ पे बेस माना जाएगा इसको, ठीक है ना। यहाँ पे बेस मान के इससे आगे चीजें की जाएंगी कि इससे आगे क्या प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, तो यहाँ से काउंट किया जाएगा। रेफरेंस जो रखा जाएगा, अब रेफरेंस रखा जाएगा 2011 और 12। तो एक तरीके से इंडेक्स जो होता है एक नंबर टाइप होता है, आप लोग बोल सकते हैं एक नंबर होता है जो कि परफॉर्मेंस बताता है कि इंडस्ट्रियल फील्ड की जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है हमारा उसकी परफॉर्मेंस क्या हो रही है। और ये 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं। 8 कोर इंडस्ट्री यहाँ पे कितना है, यहाँ पे इसका 38% 8 कोर इंडस्ट्री है आईआईपी में। ये आप लोगों को याद रखना है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसका, ठीक है ना। तो 38% आईआईपी में 8 कोर इंडस्ट्री है। कौन सी है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टील हो गया, रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, कोयल हो गया, सीमेंट हो गया, नेचुरल गैस हो गया और फर्टिलाइजर्स हो गया। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और वैसे पहले भी बता चुका हूं मैं आप लोगों के लिए, क्वेश्चन आता है यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है, यहाँ पे जो एक तरीके से वेटेज है सबसे ज्यादा, मतलब किसमें रहता है यहाँ पे, ठीक है ना, वो आप लोगों को क्वेश्चन में बताना है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा कौन है इसमें, जो 8 की 8 है सबसे ज्यादा किसका वो है इसमें पार्टिसिपेशन है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। अब इसके बारे में देखते हैं कि इससे क्या क्या किस तरीके से इसको टैकल किया जा रहा है और क्या अब इसके मतलब चेंज करने के फायदे क्या हो रहे हैं। देखिए आप लोग इसको थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की है किसी एग्जाम की, ठीक है ना, अब तक जो है आप लोग बिल्कुल मतलब ढीले ढाले मूड में लगे हुए थे। अब 1 महीना रह गया, तो 1 महीना रह गया, अब आपको अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो जितने भी आपकी नेगेटिव चीजें हैं उनको साइड में रखेंगे, जो बुक्स आपको पढ़नी है अच्छे से उनकी लिस्ट बना के चलेंगे, प्रॉपर जिस बुक को जिस सब्जेक्ट को जितना टाइम देना है वो एक तरीके से पूरा प्रॉपर टाइम देके चलेंगे। तो इस तरीके से आप लोग फोकस करके वहां पे चलेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर वे होता है चीजों को करने का। तो इसी तरीके से आप अगर 2004 की बात देखें तो 2004 एक डिकेड से भी ज्यादा हो चुका है अगर आज की डेट में देखा जाए। 2017 चल रहा है, तो 2004 और 17 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो 2011 का इन्होंने बेस ईयर लिया है। अब इसके आसपास में आप लोग देखें तो 2008 में जो आया था रिसेशन भी आया था, तब भी चीजें बहुत ज्यादा डामाडोल हो गई थी। तो अब जो बात की जा रही है वो इस लेवल पे बात की जा रही है कि यहाँ पे देखिए अब यहाँ से एक नॉर्मल ईयर आ गया यहाँ पे, तो इस नॉर्मल ईयर में क्या प्रोग्रेस रही है तो उसके बेस पे आगे की प्रोग्रेस काउंट की जाएगी। तो जो इसके बेस पे प्रोग्रेस निकाली जा रही है जो कि पहले बहुत कम आ रही थी, अब एक अच्छी खासी प्रोग्रेस आ रही है। तो ये तो पिछले कुछ टाइम की प्रोग्रेस निकल के आ रही है, और जो अभी लास्ट कुछ मंथ की निकल के आ रही है वो तो पिछले कुछ टाइम से तो निकल के आ रही है 3.82%, और जो लास्ट कुछ मंथ की निकल के आ रही है वो आ रही है 5% ग्रोथ। तो इस तरीके से एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो अच्छे से वर्क कर रहा है, ये देखने को मिल रहा है। अगर पहले बेस ईयर के पॉइंट पे देखा जाए तो 1.42 निकल के आ रही थी, ठीक है ना, और 2016 और 17 की थी 0.7%। तो ये रीजन क्या है, रीजन इसमें कई सारे और भी रीजन है। वो क्या है, देखिए जो आइटम है अब यहाँ पे जो नई जो इंडेक्स निकाला गया उसमें आइटम भी इन्होंने बढ़ा दिए। पहले जो आइटम थे यहाँ पे जो रखे गए थे वो 54 रखे गए थे ओनली, अब जो हो गए 109 हो गए, ठीक है। तो ये भी इंपैक्ट पड़ता है कि अब कई सारे आइटम रखे गए हैं। देखिए जो बेस होता है वो चीजों का, मान लीजिए पहले हम वर्क किया करते थे, पहले मान लीजिए हम ओनली स्कूटर बनाया करते थे, अब हमने क्या कर दिया, गाड़ी भी बनाना स्टार्ट कर दी। गाड़ी तो गाड़ी, आज की डेट में ड्रोन बनाए जाते हैं। तो कई सारी चीजें रहती हैं। आज की डेट में हमने डिफेंस में क्या करना स्टार्ट कर दिया, खुद से अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे एयरक्राफ्ट, बहुत सारे हवाई जहाज वगैरह हम खुद बना रहे हैं, इवन शिप वगैरह भी खुद बना रही है हमारी कंपनी यहाँ पे मेक इन इंडिया के तहत। तो कई सारे आइटम अब नए आ गए, तो उन आइटम के तहत भी जो हमारे यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे एक अलग ग्रोथ का सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए फोकस किया गया है, इसीलिए इसको चेंज किया गया है, जिससे कि जो एक प्रॉपर जो चीजें हो रही हैं उसका पता लग सके, मतलब एक क्लियरिटी रहे कि किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ तो होती रहती थी पर लेकिन उसका पता चलता नहीं था कि ग्रोथ हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो वो ग्रोथ दिख सके, दिखने के बाद में एक अलग मोटिवेशन आता है सेक्टर के अंदर में भी, और फिर वो सेक्टर अच्छे से वर्क कर सके। तो उसी के बेस पे यहाँ पे ये बातें की जा रही है। तो वही बात नीचे बोली गई है, जो भी नेगेटिव पॉइंट्स था वो हटा दिया गया और पॉजिटिव पॉइंट्स रखा गया। और इसके अलावा देखिए टाइम टू टाइम अब चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, एक टाइम बेस के पीरियड पे मतलब एक चीजों को रिवाइज किया जाएगा और चीजों को ध्यान में रख के किया जाएगा कि मतलब जो सही लेवल में चल रही है या नहीं चल रही है। पहले क्या किया जाता था, आप लोगों ने देखा होगा, एक बार कोई चेक कर ली चीजें उसके बाद में छोड़ दी गई है। अब टाइम टू टाइम उसका रिव्यू किया जाएगा कि सही लेवल पे वर्क कर रही है नहीं कर रही है, जहां वर्क नहीं कर रही है उसको जल्दी से जल्दी इंप्रूव करो। और यही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे नीति आयोग का निकल के आता है। नीति आयोग और अगर प्लानिंग कमीशन में दोनों का डिफरेंस करके देखें आप लोग, यही डिफरेंस है। प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, कोई भी प्लान बना दिया जाता था, उसको ऊपर से लेके नीचे थोप दिया जाता था। पर नीति आयोग में क्या जाता है, नीचे वाले जो आदमियों से पूछा जाता है कि आप लोगों को क्या चाहिए। तो अगर एक कोर डिफरेंस आप लोगों को जानना हो, तो जहां पे भी डेफिनेशन देनी हो कि दोनों में डिफरेंस क्या था सबसे बड़ा, तो यही आप लोगों को यहाँ पे आंसर देना है। जो नीति आयोग है वो क्या है, वो बॉटम अप अप्रोच लेके चलता है, और जो प्लानिंग कमीशन लेके चलता था वो अप से डाउन, ठीक है ना। तो उसकी वो अप्रोच रहती थी, ठीक है ना, टॉप टू डाउन अप्रोच रहती थी। तो आप लोगों को ये डिफरेंस आप लोग एक सिंगल लैंग्वेज में इसका वो सिंगल लाइन में इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। ओके,
अब यहाँ पे सेक्टरों के हिसाब से भी दो सेक्टरों के बारे में जिक्र किया इन्होंने। मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जिक्र किया है, उनमें 2% का लगभग बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिल रही है नए इंडेक्स के हिसाब से, और ये यहाँ पे कितना हो गया 77.63 हो गया है। और जो इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से देखा जा रहा है उसमें भी अगर रिन्यूएबल एनर्जी भी इंक्लूड कर ली जाए तो लगभग अंडर 8% आ रहा है वो निकल के, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को याद रखना है, थोड़ा बस पता होना चाहिए कि हाँ चीजें एक प्रोग्रेसिव वे में हो रही हैं। टेक्निकल रिव्यू कमेटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। टेक्निकल रिव्यू कमेटी रहेगी जो कि पीरियोडिकली अब रिव्यू करेगी कि जो इंडेक्स नया आ रहा है, जो बेस ईयर नया लिया गया है, उसके बेस पे जो चीजें हो रही हैं वो सही तरीके से वर्क कर रही है नहीं कर रही हैं। और देखिए आप लोगों ने देखा होगा इन दोनों को मिलाने का एक पर्पज और था, जो आईआईपी को और डब्ल्यूपीआई को। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, एक बार इसके बारे में भी हल्का सा बता देता हूं। ये इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए होता है। इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए कैसे होता है, मान लीजिए आप पेन लेने गए कोई, ठीक है ना, और मार्केट में पेन अवेलेबल है मान लीजिए 15 रुपए का या 10 रुपए का, ठीक है, और पेन की कमी पड़ गई मार्केट में, तो जो 15 रुपए का था वही मार्केट में पेन कितने का बिक रहा है, 25 रुपए का बिक रहा है। तो वो 25 रुपए का बेचा जा रहा है मार्केट में, तो 25 रुपए उसका जो इन्फ्लेशन हो गया, मतलब उसका जो 10 उस पर 10 रुपीज ज्यादा आप लोगों को देना पड़ रहा है, तो ये इन्फ्लेशन की वजह से देना पड़ रहा है, तो ये होता है इन्फ्लेशन, ठीक है। तो एक कोशिश की जाती है कि इन्फ्लेशन को जो है मैक्सिमम अंडर कंट्रोल रखा जाए। तो दो साधन हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, एक तो डब्ल्यूपीआई हो गया और दूसरा क्या हो गया, दूसरा यूज करते हैं हम सीपीआई। और हालांकि हम ज्यादा आज की डेट में ट्रांसफर हो चुके हैं डब्ल्यूपीआई से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की तरफ को, ठीक है ना, क्योंकि ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, तो इसकी तरफ को ज्यादा ट्रांसफर हो चुके हैं हम लोग आज की डेट में। चलिए इससे रिलेटेड भी, जैसे इसका मंथली काउंट होता है, आप लोगों को बताना है सीपीआई कैसे काउंट होता है, वीकली काउंट होता है, मंथली काउंट होता है, ये भी आप लोगों को बताया जा चुका है। इसके बारे में कमेंट बॉक्स में नीचे आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए इसको इसलिए किया जा रहा है दोनों को साथ में, जब एक महीने का मान लीजिए हमको कोई प्रॉपर एक महीना हो गया, मान लीजिए जैसे महीना स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, 1 मई से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, तो 1 मई से जब महीना खत्म होएगा लास्ट तक, तो इसके जो बीच में इसका जो कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो रही है, क्या क्या इन्फ्लेशन रहा है और क्या क्या इसका जीडीपी की इंपैक्ट पड़ा है, तो वो चीजें अगर तीनों को ढंग से मिलाया जाएगा तो उस चीजों को सेटल डाउन करने में एक अच्छा रिव्यू निकालने में हेल्प मिलेगी। देखिए जितना अच्छा रिव्यू निकलता है, मान लीजिए आपने कोई अपना टेस्ट पेपर दिया, तो टेस्ट पेपर देने पे आप जितनी अच्छे से तरीके से उसको एनालाइज कर रहे हैं, कौन से हिस्ट्री के आपके अच्छे क्वेश्चन ज्यादा हो गए, इकोनॉमिक्स के आपके ज्यादा अच्छे नहीं हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब पॉलिटी के और ज्यादा अच्छे हो गए, करंट अफेयर के भी आपके अच्छे हो गए, इसके बाद में अगर इसके बाद में अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट के लगाए जाए उसके आपके अच्छे नहीं हुए, तो इस तरीके से मतलब आप लोगों को रिव्यू करना होता है चीजों का अच्छे तरीके से। तो आप लोग अगर ढंग से रिव्यू करेंगे, जो आप लोगों ने आप प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं, तो आप लोगों को पता चलेगा आपका कौन सा लेवल अच्छा है और कौन सा लेवल अच्छा नहीं है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है और कौन सा अच्छा नहीं है। तो इसी बेस पे यहाँ पे भी अगर एक रिव्यू अच्छे से किया जाएगा और सब चीजें साथ में लेके चला जाएगा, तो पता चलेगा ना कि कौन सा अच्छा है और कौन सा गलत है, तो फिर चीजों को अच्छे लेवल पे इंप्लीमेंट करने में भी हेल्प मिलेगी। तो रिव्यू कमेटी यही चीजें देखेगी कि ये सारे वर्क अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वर्क नहीं कर रहे हैं तो उनको अच्छे से देखा जाएगा। और इसके अलावा देखिए मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, एक साइड में फिस्कल पॉलिसी होती है। फिस्कल का मतलब होता है एक गवर्नमेंट का ईयर, एक फिस्कल ईयर, गवर्नमेंट का ईयर टोटल उसमें कितना काम कर रही है गवर्नमेंट, तो उसका फिस्कल ईयर वो फिस्कल ईयर होता है। इसी तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी निकाली जाती है, वो आरबीआई की निकाली जाती है। तो आरबीआई भी जो अपने रेट होती है मॉनेटरी पॉलिसी के, वो इसी तरीके से डिसाइड करेगी। अगर वो यहाँ पे चीजें देखेगी इन्फ्लेशन कम है ज्यादा है, तो उसी तरीके से अपना रेट घटाएगी ना, तो उसको सेटल डाउन किया जा सके। आप लोगों को यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। आरबीआई को एक टारगेट दिया गया है, प्लस माइनस, यहाँ क्या करना है इसको, प्लस माइनस मतलब प्लस माइनस छोड़िए, ये देखिए कि इसको जो लेकर चलना है 2 से 6 के बीच में अपना इन्फ्लेशन रेट रखना है, ठीक है ना। अगर प्लस माइनस का भी याद रखना है तो प्लस माइनस 2 4 के साथ में करना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो जो इन्फ्लेशन रहना है 2 से 6 के बीच में रहना है, 2 से 6 के बीच में 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, 4 रह सकता है, 5 रह सकता है, 6 रह सकता है। इससे ज्यादा बड़ा घटना, इससे ज्यादा बाहर निकलना है, वरना फिर हमारी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो उसी के बेस पे यहाँ पे इनको बातें बोली गई थी कि आप लोगों को ये भी सेट रख के चलना है। तो आरबीआई को जब ये सारे इंडिकेटर ढंग से रहेंगे, तो आरबीआई को भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी सेट करने में अच्छा मतलब आसानी से सेट कर पाएगा उसको, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए इसके अलावा क्या है, वही सारी बातें हैं कि फाइनली नीट जो है ढंग से अगर ढंग से स्क्रूटनी की जाएगी और क्रेडिबिलिटी बनी रहेगी, तो एक मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी निकल के आएगी। और जो हम मेक इन इंडिया बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया बात कर रहे हैं, तो वो सारे फील्ड प्रोग्रेसिव में तभी चल पाएंगे जब सारे फील्ड अच्छे से वर्क करें एक साथ मिलके, ठीक है। देखिए ये वाला जो आर्टिकल है, ये वन रोड वन बेल्ट बोल सकते हैं आप इसको, या फिर बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको सिल्क रूट बोल सकते हैं। इसके ही ये सारे नाम है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। ये है क्या, एक बार पिक्चर में आप लोग देख लीजिए। ये वाला है, ऊपर वाला जो है ये रोड वाला कॉन्सेप्ट हो गया, और नीचे वाला बेल्ट बोला जाता है, जो कि रोड से होते हुए जाता है। यहाँ से देखिए आप लोगों को टर्की तक दिखाया गया है यहाँ पे। और ये नीचे वाला क्या हो गया, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है आप लोगों को पानी के थ्रू होता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो अभी आर्टिकल क्यों आया, आर्टिकल इसलिए आया क्योंकि
और 15 में चाइना में फर्स्ट टाइम इससे रिलेटेड 3 साल के बाद जब से इसको इनॉग्रेटेड इसके बारे में सोचा गया था कि हमको इस तरीके का प्रोजेक्ट लेके चलना है, फर्स्ट टाइम एक मीटिंग हुई है। और वो मीटिंग जिस काफी कंट्रियों ने अटेंड की है, काफी कंट्रियों ने क्या यूएन के हेड ने भी अटेंड की है, आईएमएफ के हेड ने भी अटेंड की है, तो इन सब ऑर्गेनाइजेशन के हेडों ने भी अटेंड की है, पर लेकिन इंडिया ने मना कर दिया। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल अब लिखा हुआ है कि इंडिया ने मना कर दिया उसमें पार्टिसिपेट करने से। ठीक है ना, तो इंडिया ने मना क्यों कर दिया, उसके बहुत सारे कंसर्न है, बहुत सारे इश्यूज हैं। पहले एक बार आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट टाइम ये इस तरीके का इनिशिएटिव लेने जा रहे थे, फर्स्ट टाइम इस तरीके की मीटिंग यहाँ पे हो रही है चाइना में। ठीक है ना, तो लगभग 900 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है, पर इंडिया ने क्या किया, इसको बाइकआउट कर दिया। लगभग 130 कंट्री इसको बोला था पार्टिसिपेट करेंगे, और 68 तो कम से कम पूरा पार्ट ले ही रही है इसमें। ठीक है ना, तो 68 लगभग पूरा पार्ट ले रही है। ये कंट्री याद नहीं रखनी इतनी ज्यादा आप लोगों को। और कई कंट्री के जैसे जैसे कि जापान हो गए और ये यूएसए हो गए, मतलब यहाँ तक कि ये कंट्री भी जो कि चिढ़ते हैं उन्होंने भी जाके इसमें उन्होंने भी अपने डेलीगेट्स भेजे। ठीक है ना, पर इंडिया ने मना कर दिया। ठीक है, तो इंडिया ने इसको बाइकआउट कर दिया। आप लोगों को याद रखना है, इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो हमारी जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री थी, उन्होंने अपनी बातें रखी कि उन्होंने मना क्यों कर दिया है। तो मना करने का कई सारे रीजन है, तो 3 रीजन काफी इंपॉर्टेंट है जो इन्होंने दिए यहाँ पे। पहला रीजन तो यही हो गया, देखिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ से होते हुए ऐसे जाता है। ठीक है, और यहाँ पे गवादर पोर्ट पे आके मिल जाता है। अगर ये वाला आप लोग यहाँ पे देखें तो ये वाले इस वाले पोर्शन से होके जाता है हमारे जो हमारा गिलगिट बल्तिस्तान वाला रीजन है, जो कि जिसको बोला जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया। ठीक है ना, तो ये पाक ने जो ऑक्यूपाइड कर रखा है, इससे होते हुए जाता है। तो हमारे कंसर्न क्या है, हमारे इश्यूज क्या है, वो ये है कि अगर चाइना इस वाले रूट को यहाँ से हटा के कहीं और से ले जाए, थोड़ा यहाँ से हटा के, या तो इधर से ले जाए इस रूट को, या फिर इसका जो नाम रखा गया है बल्कि नाम भी चेंज कर दे, पाकिस्तान इसमें से हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया के पोर्शन से होकर जा रहा है। तो ये आर्टिकल लिखने वाले ये कह रहे हैं कि जो इश्यूज है वो इससे रिलेटेड ये आता है कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि हमारे एरिया से होकर जा रहा है, तो इंडिया वाले सबसे ज्यादा तो इसलिए परेशान है। ठीक है, इसके अलावा जो और कई सारे इश्यूज निकल के आ रहे हैं, मेन इशू तो ये वाला है। ठीक है, इसके अलावा क्या निकल के आ रहा है, देखिए, ये निकल के आ रहा है कि चाइना जो करने जा रहा है, चाइना एक तरीके से लोगों को डेप्ट में डाल देगा। ठीक है ना, नियो कॉलोनियलिज्म की बात चल रही है। जिस तरीके से कॉलोनियल एरा चल रहा था, जब अंग्रेजों के गुलाम थी बहुत सारी कंट्रियां, तो उस टाइम पे कॉलोनी रह रहा था। क्या करते थे, कमाई यहाँ पे करते थे और प्रॉफिट क्या भेजते थे, अपनी खुद की कंट्री में भेजा करते थे। ठीक है ना, तो उसको कॉलोनियल मतलब कॉलोनी थी यहाँ पे उनकी। ठीक है ना, तो चाइना भी एक इसी तरीके का कॉन्सेप्ट निकल के चल रहा है, नियो कॉलोनियलिज्म लेके। मतलब क्या होगा इसके तहत, इस तरीके से मतलब इनके वर्चस्व सब जगह रहेगा और एक तरीके से सब इनकी सब जगह दादागिरी रहेगी, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। सबसे बड़ी बात क्या है, आप लोगों ने श्रीलंका में देखा होगा, श्रीलंका में इन्होंने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया, इतना ज्यादा उनको इन्होंने मतलब एक तरीके से इतना ज्यादा लोन दिया कि आज की डेट में उनको जो लोन दे रखा है, वो लोन का भी इंटरेस्ट पे करने के लिए लोन लेना पड़ रहा है चाइना से। इतनी बुरी कंडीशन बन गई है। तो एक तरीके से डेब्ट ट्रैप में फंस गए हैं लोग। मतलब लोन का अगर इनको ब्याज देना है, मतलब एक तरीके से जो इनको ब्याज भी पे करना है, तो उसके लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। तो ये तो एक तरीके से वही बन गया ना, चक्रवृद्धि वाला चक्कर हो गया। मतलब बढ़े ही जा रहा है, तो उस तरीके से चीजें चलनी स्टार्ट हो गई। तो इंडिया ये सबको बता रहा है, कंट्रियों को ये आगाह कर रहा है कि ये आगे आने वाला टाइम में ऐसा ही कुछ होने वाला है कि ये सब डेब्ट बर्डन बढ़ जाएगा सबके ऊपर, और आसपास वाली कंट्री झेलेंगी इसको। और जिस तरीके से श्रीलंका में आप लोगों ने देखा है, अंधाधुंध वहां पे प्रोजेक्ट चला दिए गए, इन्वायरमेंट के ऊपर कोई फोकस ही नहीं किया गया, तो वो भी बात देखने को मिलेगी यहाँ पे। इसके अलावा क्या चीज देखने को मिल रही है, इसके अलावा ये देखने को मिल रही है, देखिए, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की बात चल रही है। चाइना ने बता दिया ये बनाना है, वो बनाना है, ऐसे ऐसे बातें की जा रही है, पर अब तक क्लियरिफाई नहीं किया कि ढंग से क्या काम करना है, उसके ऊपर ही बात कर रही है। वो अपना पॉलिटिकल कंट्रोल, एक तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल कंट्रोल सब जगह इंपोज करने की बात कर रही है। यहाँ पे देख लीजिए, बांग्लादेश में बात चल रही है, बांग्लादेश में मतलब किस तरीके से घुस रहे हैं आके, एक तरीके से पूरा मतलब एक तरीके से मतलब श्रीलंका को भी पूरा कंट्रोल करने की बात कर चुके हैं, करने की बात क्या चल रही है इस तरीके से। और सबसे बड़ी बात, इंडिया पे भी इसी तरीके से पैंतरा फेंकने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि देखिए, जो एशिया है, वो एशिया को बोला जा रहा है कि जो एशिया है वो चाइना और इंडिया की मतलब चाइना और इंडिया पावरफुल कंट्री रहेंगी आने वाले टाइम में, और जो सेंचुरी रहेगी एशिया की सेंचुरी रहेगी। तो चाइना चाहता है कि एशिया की सेंचुरी में बस ये चाइना की सेंचुरी बने, इंडिया का नाम ना है इसमें। ठीक है ना, इंडिया का नाम ना है इसमें, तो इसीलिए इस तरीके कहीं ना कहीं हथकंडे अपना रहा है यहाँ पे।
आर्टिकल लिखने वाले आगे क्या बोल रहे हैं कि नो डाउट कि जो इंडिया के कंसर्न है, जो इश्यूज हैं वो सही है, ठीक है ना। जो गिलगित बल्तिस्तान वाला इशू है वो भी सही है एक तरीके से देखा जाए, पर लेकिन अगर दूसरी वे में चीजों को देखा जाए कि जिस तरीके से जापान के साथ में उनकी प्रॉब्लम है, यूएसए के साथ में उनकी कितनी सारी प्रॉब्लम चल रही थी, उसके बाद भी उन्होंने अपने डेलीगेट्स भेज दिए, उसके बाद भी उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा। तो हमारा जो डिसीजन एक तरीके से अटेंड न करने का एक तरीके से क्लोज डोर कर दिया हमने। क्लोज डोर कैसे हो गया कि सारी कंट्री, हमारी जो नेबर कंट्री है सारी वहां पे जा रही है और हम जा नहीं रहे हैं। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं हम सेग्रीगेट हो जाएंगे, वहां से एक तरीके से अलग हो जाएंगे, हम अपने ही एरिया में अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। एक ये याद रखना है आप लोगों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन क्या है? भूटान, ठीक है ना। ईच नाइबर कंट्री ने उसको ज्वाइन किया, साइन किया, पर भूटान ने नहीं किया है। यहाँ पे एक्सेप्शन दे रखा है इन्होंने, ठीक है ना। तो साइन किया, तो ये वाली देखने वाली बात होती है। तो इतने बिलियन डॉलर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होने वाला है, रोड बनेगी, रेलवे नेटवर्क बनेगा, गैस पाइपलाइन बनेगी, ऑयल से रिलेटेड पाइपलाइन, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या फिर टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कनेक्टिविटी, तो सारी जो कंट्री है वो आसपास की कंट्री है, ये देख के बहुत ही ज्यादा मतलब उसमें है कि मतलब इतना सारा फायदा होने वाला है चारों तरफ से। पर लेकिन कोई भी ये नहीं देखने वाला है कि कल को आके डेब्ट ट्रैप भी हो सकता है, इन सबको झेलना पड़ सकता है, उस पर किसी का फोकस नहीं है। वो अपनी जगह सही है, पर लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फोकस देखिए कितने ज्यादा लेवल पे बेनिफिट होने वाला है, तो सब बेनिफिट देख रहे हैं, ठीक है। तो पर लेकिन इंडिया की एंजाइटी भी अपनी जगह सही है, पर लेकिन बेनिफिट भी कम नहीं है, इसके बारे में चीजें बोली जा रही है। आगे क्या बोला जा रहा है? आगे ये बोला जा रहा है कि देखिए इंडिया मतलब वरी कर रहा है इन कंट्री के बारे में जिन्होंने ज्वाइन किया है कि आने वाले टाइम में डेब्ट ट्रैप में फंस जाएगी, पर इंडिया को इनके बारे में कंसर्न नहीं करना चाहिए। इनके खुद के हेड है, इनकी खुद की कंट्री है, सोचने में इनके खुद की पॉलिटिकल पार्टी है, तो वो खुद सोचेंगे। आप लोगों को इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। जो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है वो क्या हो सकती है? वो ये हो सकती है, देखिए हम एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके हम क्या है आज की डेट में इसके मेंबर है, ठीक है ना, पार्ट है इसके। संघाई कॉर्पोरेशन, ठीक है ना, इसके जो है जून तक लगभग हम इसका पार्ट होने जा रहे हैं ढंग से, जून 2017 में, नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे इस जो प्रोजेक्ट है इसके अंडर क्या किया गया है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इनको सपोर्ट करने के लिए बोला गया है। तो कहीं ना कहीं ये तो इनडायरेक्ट वे में जब इनका पार्ट है तो ये तो फिर भी इसको सपोर्ट करेंगे, तो फिर से इंडिया को कहीं ना कहीं इंडिया का जो इंटरेस्ट है वो क्लैश हो सकता है, ये बात यहाँ पे बोली गई है। और देखिए जो इसके फाउंडर मेंबर है, मतलब ये संघाई कॉर्पोरेशन के जो फाउंडर मेंबर है वो 6 थे, ठीक है ना। आप लोगों को बताना है संघाई कॉर्पोरेशन का इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। जो आज के डेट में मेंबर है चाइना, कजाकिस्तान, ठीक है ना, कायरोकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और जो ज्वाइन करने की बात चल रही है वो चाइना बोल रहा हूँ, चाइना तो पार्ट है ही है, पाकिस्तान और इंडिया दोनों ज्वाइन करने जाने हैं आने वाले टाइम में। लगभग जून में बोला जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि आने वाले टाइम में इसके कितने हो जाएंगे, 8 मेंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी इसका याद रखना है। फिलहाल आज की डेट में 6 मेंबर है जिनका मैंने कंट्रियों का आप लोगों को नाम बताया है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो होता है, थोड़ा कंक्लूजन में देख लेते हैं यहाँ पे क्या बात की जा रही है। देखिए जो यूएन के सेक्रेटरी है, जो सेक्रेटरी जनरल है यूएन के, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है ना, तो नाम याद रखिएगा उनका। तो उन्होंने भी बोला है, देखिए मतलब इंडिया को इस तरीके से अलग नहीं रहना चाहिए, तो इस तरीके से आउट नहीं निकलना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए, ठीक है ना। ग्लोबल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है तो सबको मिलके काम करना चाहिए। और चाइना को भी जो ग्रेवेंस है इंडिया के उसको रिड्रेस मतलब उसको एड्रेस करना चाहिए, उसका सॉर्ट आउट निकलना चाहिए। आने वाले टाइम में एशिया को जिस तरीके से लीडर की पोजीशन में देखा जा रहा है, तो अगर उसको दोनों मिलके काम करेंगे इंडिया और चाइना, तो तभी एक तरीके से एशिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बात बोली जा रही है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जो नेक्स्ट वाली जो सबमिट होने वाली है 2019 में होने वाली है, ठीक है ना। अब ये पहली हुई थी, अब ये सेकंड वाली सबमिट होगी 2019 में। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 2019 की कब होगी, ये पूछा जा सकता है डायरेक्ट, ठीक है ना। बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी का इशू बन गया, तो इसलिए भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ट्रिपल तलाक से रिलेटेड, ठीक है। तो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड 5 जज की जो बेंच है वो इसको केस को देख रही है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग में बोला गया था कि ये 3 चीजों को देखेगा, ट्रिपल तलाक क्या होता है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, फिर एक हलाला निकाह हलाला बोलते हैं इसके ऊपर फोकस किया जाएगा, और पॉलीगैमी इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ट्रिपल तलाक तो यही होता है कि तलाक 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 3 बार बोल दिया जाता है तो तलाक हो गया। इसके बाद में निकाह हलाला, या हलाला क्या होता है, इस तरीके से इसको देखा जा सकता है कि जब तलाक हो चुका है, अगर फिर से शादी करनी है तलाक हुए हुए कपल को, तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको लड़की को किसी और से शादी करके और फिर उसको तलाक देके फिर तब से इस पहले वाले हस्बैंड के पास आना पड़ेगा। तो इसको निकाह हलाला बोला गया। और पॉलीगैमी तो आप लोग जानती हैं, ये वर्ड भी कई बार पूछ लिया जाता है। पॉलीगैमी तो जो बहुत सारी मैरिज करते हैं तो उसको पॉलीगैमी बोला जाता है, ठीक है ना। एक जो आदमी है उसकी कई सारी वाइफ हो, ठीक है ना, तो उसको पॉलीगैमी बोला जाता है। तो ये सारे इशू के ऊपर सोचा गया था, सुप्रीम कोर्ट इन सारे इश्यूज को लेके चलेगा, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि इन सारे इशू पे कोई फोकस नहीं किया जाएगा, जो फोकस किया जाएगा ओनली वो ट्रिपल तलाक पे किया जाएगा,
ठीक है ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया, क्योंकि ट्रिपल तलाक की वजह से ही सारी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। ठीक है, तो ट्रिपल तलाक की वजह से ही मतलब किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजों को रखना है, कि जो डिमांड है आज की डेट में, जो वुमेन है, मुस्लिम वुमेन है, तो ट्रिपल तलाक पे फोकस देके चला जाएगा उसके तहत। देखिए होता क्या है, यहाँ पे ये बोला गया है कि किस तरीके से मतलब एक जो न्यूज में चीजें चलती हैं वो किस तरीके से नेगेटिव वे में चलती है। जो मीडिया की रिपोर्ट होती है, होता तो कुछ है, बात तो कुछ चल रही है, मतलब किसी ने तलाक दे दिया, कुछ भी केस हो गया, मतलब उस पर क्या करते हैं, नमक मिर्च लगा के उसको एक अलग ही तरीके की न्यूज बना देते हैं। ठीक है ना, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्टिंग से ही बोला है कि मैं इन सब चीजों में से किसी के ऊपर डिस्कशन नहीं करूंगा, पर लेकिन मीडिया की अलग ही रिपोर्ट चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट इन सब चीजों का सोल्यूशन निकालेगा। तो ऐसा कुछ था नहीं, सुप्रीम कोर्ट स्टार्टिंग से ही लेके चल रहा है कि इस वाले चीज पे फोकस देके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपेक्स कोर्ट मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसने एक पीआईएल के तहत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के तहत 2015 में, ठीक है, तब भी एक बात से तब भी बोला गया था चीजों को कि जो फोकस किया जाएगा एक प्रॉपर वे में फोकस किया जाएगा। और देखिए हालांकि यहाँ तक चीजें बोली गई है कि जो स्टार्टिंग में केस निकल के आया था, ठीक है ना, जो केस निकल के आया था प्रकाश वर्सेस फुलावती, जो ये केस था 2016 में, उस टाइम पे तो मुस्लिम के बारे में कुछ सोचा भी नहीं गया था, मुस्लिम लॉ के बारे में। ये जो सोचा गया था, हिंदू जो डॉटर होती हैं उनको किस तरीके से जो प्रॉपर्टी का सक्सेशन किस तरीके से मिलना है, तो हिंदू से रिलेटेड जो लॉ था उसके बारे में सोचा गया था, मुस्लिम के बारे में तो बात ही नहीं हो रही थी यहाँ पे। तो एक तरीके से मुस्लिम के लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, अपने खुद से ही लेके शूमिटो आप लोग बोल सकते हैं, पीआईएल के थ्रू बोल के उसको चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। पर लेकिन मीडिया ने क्या बोल दिया, मीडिया ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट ये करेगा, सुप्रीम कोर्ट वो करेगा। तो मीडिया की कई बार जो रिपोर्ट होती है वो लोगों को कई बार मतलब अलग डायरेक्शन में ले जाती है, तो वो भी एक अलग चीज है, उस पर भी फोकस देकर चलना चाहिए कि इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मुस्लिम लॉ तो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था ही नहीं, तो मुस्लिम लॉ के बारे में तो बाद में बातें की गई कि उसके बारे में भी कुछ सॉल्यूशन हम लोगों को निकालना चाहिए। तो अब यहाँ पे भी वही बात बोली जा रही है, देखिए इंस्टेंट तलाक की बात चल रही है, तो जो इंस्टेंट तलाक लिया गया, ठीक है ना, तो वो इंस्टेंट तलाक के बारे में जो बातें चली, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन था वो वुमेन के लिए, ठीक है ना, तो उसके डिस्क्रिमिनेशन के तहत ये केस इस तरीके से लेके चला गया। और खासकर ये आगे बात ये भी बोली जा रही है, आगे देखने को मिलेगी कि ये इस्लाम का पार्ट है ही नहीं, ये जो इंस्टेंट तलाक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया, 2011 के सेंसस के हिसाब से जो टोटल फीमेल की पॉपुलेशन है मुस्लिम कम्युनिटी में 83.97 मिलियन है। ठीक है ना, तो और यहाँ पे अबाउट 2.12 लाख का जो है डिवोर्स होता है। ठीक है, तो ये बात बोली जा रही है। और इसके कंपेयर में जो पढ़ाई जो देखा जाए लिटरेसी के बेस पे, तो 48% जो मुस्लिम वुमेन है वो इलिटरेट है। ठीक है, तो इसके बारे में 50% आप लोग लगा लीजिए, लगभग 50% ही हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए ग्रेव कंडीशन बहुत ज्यादा बन जाती है इसलिए। ठीक है, एक तो कुछ मतलब खाने पीने के लिए, फिर वही बात हो जाती है, मतलब हस्बैंड की साइड से कुछ मिलेगा भी नहीं, तो बहुत सारी इश्यूज हो जाते हैं, निकल के आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के तहत, अगर सुप्रीम कोर्ट के देखने के हिसाब से अगर देखा जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो इंस्टेंट तलाक, ठीक है ना, तलाक ए बिट्स, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो ये बोला है कि कुरान का पार्ट नहीं है ये, ठीक है ना, जो इस्लाम का पार्ट इसको बोला जाता है, तो ये इसेंशियल इस्लाम का पार्ट नहीं है। डिवोर्स है क्या इस्लाम में, देखिए इस्लाम में जो डिवोर्स को दिया गया है, ये जो 3 बार का डिवोर्स बताया जाता है, जो 3 बार तलाक 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 बोल देते हैं, ये ऐसे नहीं है, ये तो आने वाले टाइम चीजें चेंज होती चली गई और इसको इस तरीके से मान लिया गया कि 3 बार तलाक तलाक बोल दिया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। देखिए 3 बार तलाक बोले, पहली बार जो तलाक, मान लो किसी ने पहली बार तलाक लेना है, ठीक है, तो उसको 3 से 4 मंथ के बीच का टाइम पीरियड दिया जाएगा उस टाइम पे। ठीक है, तो वो डिसाइड करेंगे कि तलाक लेना है नहीं लेना है, तो उसके बेस पे फिर उनको फिर से टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो तब उसके बाद में मतलब इस तरीके से एक लंबा टाइम दिया जा रहा था उनके ड्यूरेशन के बीच में। तो वो लंबा जो टाइम दिया जा रहा था, वो एक तरीके से मतलब एक तरीके से सलाह कर सके फिर से साथ में रहना है नहीं रहना है, तो वो उस टाइम पे वो बातें की गई थी। तो वो ये पर्पस था इसको देखने का, ये ऐसा नहीं था कि 3 बार 1 सेकंड में खड़ा हो गया 3 बार तलाक तलाक बोल दिया, ऐसा बहुत लंबे टाइम तक एक बीच में देखा जाएगा उनको कि रिश्ता तोड़ना है नहीं तोड़ना है, बहुत लंबे टाइम तक एक बीच में टाइम पीरियड दिया जाता था, उसके बेस पे चीजें चला करती थी। तो वो था वहां पे तलाक का कॉन्सेप्ट। पर आज की डेट में जो तलाक का कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीटली यहाँ पे चेंज करके रख दिया गया है। और यहाँ पे सलमान खुर्शीद ने अपनी सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की थी। संडे में आप लोगों ने देखा होगा, संडे में सलमान खुर्शीद से रिलेटेड आर्टिकल आया था, उनका इंटरव्यू आया हुआ था। तो सलमान खुर्शीद जी जो है, जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की थी कि मैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में सुप्रीम कोर्ट की हेल्प करूंगा, और वो एक लॉयर भी है, ठीक है ना। तो उन्होंने ये भी बोला है कि आज के आर्टिकल में कि देखिए ऑल इंडिया जो मुस्लिम बोर्ड है उसके तहत बहुत सारे उसमें ऐसे आदमी हैं जो बहुत ही पढ़े लिखे हैं और अलग अलग डायमेंशन में सोच सकते हैं, तो अगर उनको साथ में लेके चला जाए तो वहां से भी एक अच्छा सोल्यूशन निकल के आ सकता है। तो इसके बारे में भी जिक्र किया गया आर्टिकल में। तो सलमान खुर्शीद जी के बारे में जिक्र किया गया कि वो भी मिलकर इन चीजों का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, पर लेकिन कंडीशन ये है कि सबको साथ में लेके चलना है। अब वे फॉरवर्ड में क्या बातें कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे बातें की जा रही है कि एक तरीके से
मतलब आर्टिकल 141 की बात की गई है और आर्टिकल 142 की बात की गई है। तो आर्टिकल 141 में अगर आप पढ़े तो लॉ डिक्लेयर बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग टू द ऑल कोर्ट, ठीक है ना। और आर्टिकल 142 के तहत क्या होता है कि देखिए किसी भी हद तक जाके, मतलब एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की हद में तो रहनी है, सुप्रीम कोर्ट अपना जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो इन पावर के तहत और कंसल्ट करके द मुस्लिम मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1937 और जो भी आदमी है मुस्लिम स्कॉलर जो है उनसे रिलेटेड मतलब इस चीज का सॉल्यूशन निकाला जाएगा कि किस तरीके से चीजों को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है ना। क्योंकि अगर देखिए अगर आर्टिकल 13 की बात करते हैं तो आर्टिकल 13 में फिर वही बातें निकल के आती है कि अगर कोई भी लॉ ऐसा है जो कि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं है, मतलब फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वर्क नहीं करता है, तो उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा। तो वो बातें निकल के आती है। तो उन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे वुमेन के एक तरीके से वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो जो बोथ वुमेन और वुमेन है तो दोनों के लिए अलाउड कर दिया जाए, तो इसको मतलब जो एक तरीके से डिवोर्स देने वाली बात है या फिर इसको प्रॉपर इसका कोई सॉल्यूशन निकाला जाए, तो उसी चीज के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है कि ये क्या है कि किस तरीके से उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके चलना है। तो ये आर्टिकल भी याद रखना है, तीनों आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए एक मेंस का भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछते हैं, अगर जो कोई इंटरेस्टेड है वो लिख सकता है। आप लोगों को क्या लगता है कि जिस तरीके से डिसीजन लिया गया है इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट न करके, ये सही है या गलत है? इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल आप लोगों ने देखे होंगे, तो कुछ व्यूज लिखिएगा इसके ऊपर, जितने भी आप 50 से 60 या 100 वर्ड जितने लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। ये वाला आर्टिकल कार्बन टैक्स से रिलेटेड है। देखिए कार्बन टैक्स, पहले तो आप लोग यही जान लीजिए कार्बन टैक्स होता क्या है। कार्बन टैक्स एक टैक्स होता है जो कि लगाया जाता है जो भी फ्यूल होते हैं, जितने भी फ्यूल होते हैं जो कार्बन कंटेंट रखते हैं, मतलब एक तरीके से पोल्यूशन फैलाने वाले, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने वाले जो भी इतने फ्यूल होते हैं, कोयल हो गया या फिर कोई भी इस तरीके के पेट्रोलियम वगैरह जो प्रोडक्ट हो गए, तो उन पे टैक्स लगाया जाता है, तो उसको कार्बन टैक्स बोलते हैं। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल है कंप्लीटली। देखिए बोला क्या जा रहा है कि जो एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटी होती है, एंथ्रोपोजेनिक कौन सी एक्टिविटी होती है, जो उनसे कि आदमियों के द्वारा चलाई जाती है, जिस तरीके से हम लोग बहुत ज्यादा अपना मतलब पार्क में भी जाते हैं तो अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, तो इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है उन एक्टिविटी की वजह से ही आज की डेट में इतना ज्यादा एनवायरमेंट में चेंज हो चुका है, जिसको ग्लोबलाइजेशन भी हम लोग बोलते हैं। तो काफी हद तक चीजें चेंज हो चुकी है। तो जो ये चेंज हो रहा है, जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से एवरेज 5% लोड ग्लोबल जीडीपी का हो रहा है। ये किस तरीके से हो रहा है, और 10% हो रहा है लगभग जो पुअर कंट्री है। इसको समझने के लिए थोड़ा देख लीजिए। मान लीजिए जैसे कि अपने ही पर देख लीजिए आप लोग, मानसून होता है, मानसून आता है जून में आता है, ठीक है ना। 1 जून से लगभग एक ऑफिशियल डेट है कि जून में मानसून आ जाएगा। तो जैसे टेम्परेचर घटता बढ़ता है तो मानसून का टाइम भी चेंज होने लगता है, ठीक है ना। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है कि जो टेम्परेचर से रिलेटेड बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, जरा सा टेम्परेचर बढ़ा तो उनकी ग्रोथ होनी बंद हो जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से इसके अलावा क्या होता है, जितने भी यहाँ पे अगर आप लोग देखे चले, जितने भी आसपास वाले यहाँ पे एरिया है, जैसे श्रीलंका ले लीजिए आप, बहुत सारे, और हमारा जो ये वाला एरिया हो गया यहाँ पे, हमारा ये वाला एरिया हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ये वाले सारे एरिया हो गए। तो अगर इनको देख लीजिए, जो हमारे आइलैंड है, मतलब ये भी देख लीजिए, तो जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे जो वाटर का लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो पिघल पिघल के ओशन में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस वजह से जो जितनी प्रॉब्लम आ रही है उनको देखते हुए ये लगा जा रहा है कि 5 से 10% लगभग इनको नुकसान हो जाता है। तो उसका भी किस तरीके से सॉल्यूशन निकालना है, किस तरीके से मिटिगेशन करना है, किस तरीके से उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके ऊपर भी फोकस देके चलना है। अर्जेंट नीड है कि इनका सॉल्यूशन निकाला जाए और इन सब चीजों के बारे में सोचा जाए, और जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है उसको किस तरीके से लिमिट किया जाए। अगर ये लिमिट नहीं की गई, अगर इसके बारे में सोचा नहीं गया, तो ये आने वाला जो 5 से 10% है, आने वाले टाइम में और ज्यादा परसेंटेज ये बढ़ जाएगा। ग्रीन हाउस गैस के बारे में तो आप जानते हैं, आप लोगों को बताना है कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है हमारे एनवायरमेंट में, उसका आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है ना। तो ये वाला आप लोगों को आंसर देना है। तो आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए रीइनविगरेट करना है, मतलब पुनर्जीवित करना है, जितने भी मिटिगेशन की वो है सबको मिलके काम करना है, जो कि क्योंकि देखिए क्लाइमेट की प्रॉब्लम ऐसी थोड़ी ना है कि ये कहीं पे दिल्ली में रहेगी या यूपी में रहेगी या फिर मध्य प्रदेश में रहेगी। ये तो मतलब पूरी, ये भी नहीं है कि लिमिटेड रहेगी इंडिया में ही रहेगी, ऑल ओवर वर्ल्ड पे इंपैक्ट डालती है। तो सबको मिलकर काम करना है, ठीक है ना। तो तभी इसका कुछ सोल्यूशन निकाल जाता है, और किस तरीके से ग्रीन हाउस गैस को लिमिटेशन करना है उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। सम कंट्री की बात करें, जैसे यूएस में ले लीजिए, यूरोपियन यूनियन में ले लीजिए, वे ऑलरेडी इसकी तरफ को वर्क कर रहे हैं। हालांकि सबसे ज्यादा एमिशन भी उन्हीं के वहां से होता है, ठीक है ना। तो कार्बन टैक्स की बात कर रहे हैं, कार्बन टैक्स के ऊपर वो काफी वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब सब लोग मिलकर वर्क करेंगे। और इस टैक्स के अलावा देखिए एक जनरल टैक्स भी लगा देते हैं, जिस तरीके से कोल पे लगा दिया जाता है, सेस वगैरह लगा दिया जाता है, तो जनरल टैक्स भी होता है, बहुत सारी कंट्री उसको भी यूज करती हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज में शिफ्ट करके चलना है, और किस तरीके से चीजों को कंज्यूम करना है, और किस तरीके से टेक्नोलॉजी यूज करनी है, जो ओवरऑल पर्पज होना चाहिए, किस तरीके से चीजों को रोकना है, वो पर्पज होना चाहिए, ठीक है ना।
तो किस तरीके से कंजप्शन पैटर्न है, टैक्स किस तरीके से लगाना है, टेक्नोलॉजी क्या यूज करनी है और किस तरीके से फिर उसका रिजल्ट निकल के आना है। तो वो सारी चीजों को फोकस देके हम लोगों को चलना है। अफ्रीका के ऊपर फोकस किया जा रहा है। देखिए आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है अब तक अफ्रीका में इंडस्ट्रियल पीरियड एक अच्छा नहीं है, तो आने वाले टाइम पे वहां पे अच्छा इंडस्ट्रियल पीरियड आ सकता है। वहां पे काफी फोकस किया जा रहा है एरिया पे, बहुत रिसोर्स रिच एरिया है। तो किस तरीके से वहां पे टैक्स लगा के चलना है, किस तरीके से वहां पे एक मतलब जो जिस तरीके से यूरोप में चीजें हो गई हैं, जिस तरीके से लगभग एशिया में भी चल रही हैं, उस तरीके का घमासान वहां पर ना मच सके। तो वहां पे जो है एक प्रॉपर वे में लेके चलना चाहिए अभी से ही, वरना अगर अफ्रीका उस लेवल पे आ गया जिस लेवल पे यूरोप है और नॉर्थ अमेरिका है तो बवाल मच जाएगा। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं निकाल पाएगा। तो जो कंट्री इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रही है वो यहाँ पे क्या करना चाहिए, उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए और मिटिगेशन पॉलिसी कुछ ना कुछ निकालनी चाहिए जिससे कि चीजों को टैकल किया जाए। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी देखिए, जो प्रॉपर एक तरीके का व्यापार होता है किस लेवल पे करना चाहिए उसी लेवल पे करना चाहिए जिससे कि ज्यादातर क्लाइमेट को नुकसान न पहुंचे। ठीक है ना। और उसके अलावा देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, क्योंकि वहां पे नई चीजें निकल के आ रही है और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को भी गलतियों से सीखना चाहिए जो कि दूसरी कंट्री कर चुकी है, और अपना एक्सपीरियंस भी दूसरी कंट्रियों को शेयर करना चाहिए जिससे कि वो इस लेवल पे ना बढ़े, वो इस डायरेक्शन में ना जाए। न्यूज एनालिसिस वाला अपना पोर्शन देख लेते हैं। यहाँ पे पेज 10 और पेज 12 पर ये न्यूज है, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ज्यादा मतलब न्यूज में भी चल रही है चीज, वायरस से रिलेटेड, जिसका नाम है वानाक्राई रैंसम। नाम याद रखना इसका, वानाक्राई ये इसका नाम है। देखिए हुआ क्या है, ये रैंसम इसको क्यों बोला जा रहा है, फिरौती आप लोगों ने नाम सुना होगा, फिरौती जिस तरीके से मांगी जाती है किसी को किडनैप कर लेते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे आप लोगों की जो स्क्रीन है वो एक तरीके से रेड स्क्रीन बनी हुई आ जाएगी और वहां पे लिखा रहेगा कि आप लोगों को कितना पैसा पे करना है। ठीक है ना। तो आप जो मतलब डॉलर लिखे रहेंगे, $20 या $30 आप लोगों को पे करने पड़ेंगे, उसके बाद में आपका कंप्यूटर अनलॉक होगा। तो उस तरीके से ये इस तरीके का मतलब वायरस निकल के आ रहा है जिसने दुनिया भर में तबाही मचा के रख रखी है, और 3-4 दिनों से तो मतलब बहुत ही ज्यादा चीजें देखने को मिल रही है, और पूरा कोई भी कंट्री इससे बची नहीं है। ये देखिए किसी भी कंट्री का देख लीजिए, मैप में यहाँ पे दिखा रखा है, यूएसए का देख लीजिए, यूरोप में देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर रशिया में देख लीजिए, मतलब चाइना में देख लीजिए, स्पेन में देख लीजिए, फ्रांस में देख लीजिए, तो कोई भी नहीं बचा हुआ है। इंडिया पे हालांकि इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, देखने में यह है कि केरला में थोड़ा बहुत, वो केरला मतलब केरला और आंध्र प्रदेश में थोड़ा इसको देखने को मिला था, पर लेकिन इमीडिएट जो डिसीजन ले लिए गए वहां पे शट डाउन कर दिया गया। एक्चुअली आप लोगों को याद रखना है, ये जो विंडो 7 और जो विंडो एक्सपी है उसके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। ठीक है ना। जो नॉर्मल जो मैक वगैरह यूज किए जाते हैं उनके ऊपर इंपैक्ट नहीं डाल रहा है, तो ये भी एक देखने वाली चीज है। इंडिया में इस चीज को कौन टैकल करके चलता है, इंडिया में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो ये आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है बॉडी। तो इसका आप लोगों को नाम याद रखना है, ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। अगर इस तरीके की कोई भी साइबर अटैक से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो ये वाली टीम इसको, ये वाली जो CERT, ये वाले इस पे फोकस करके चलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री का नाम याद रखना है। ठीक है ना। डॉक्टर संजय बहल, ये भी नाम याद आप लोग रख सकते हैं, जो कि इनके डायरेक्टर है आज की डेट में। तो साइबर सिक्योरिटी से कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम है ये फेस करेंगे, उसको ये टैकल सॉल्यूशन निकालेंगे, और जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो आप लोगों को इसके ऊपर फोकस देकर चलना है, इसका थोड़ा याद रखना है आप लोगों को, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। ओके, पेज 1 पे ये न्यूज है जो हम लोगों ने अभी ट्रिपल तलाक से रिलेटेड न्यूज डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पे बोला गया है वी विल इनेक्ट डिवोर्स लॉ फॉर द मुस्लिम, मतलब मिनिस्ट्री बोल रही है। देखिए ये बोला गया कि देखिए पाकिस्तान में देख लीजिए, पाकिस्तान में भी नहीं वर्क कर रहा है, ठीक है ना। श्रीलंका में भी इस तरीके का कोई रीजन नहीं है। बहुत सारी कंट्री है जो ट्रिपल तलाक वाला इशू, जब पाकिस्तान जैसी कंट्री में नहीं है यार, जहां पे बोला जाता है कि मुस्लिम कंट्री है, वहां पे भी इस तरीके का लॉ नहीं है, तो इंडिया में क्यों प्रिवेल हो रहा है। तो उसके ऊपर गवर्नमेंट बोल रही है हमारी कि अगर मतलब चीजें ढंग से सेटल आउट हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अच्छे चीजें पे आता है निकल के, तो ट्रिपल तलाक के ऊपर हम एक लॉ बनाएंगे। ठीक है ना। तो लॉ मिनिस्ट्री के बाद ये बोला गया है कि इसके ऊपर लॉ बनाया जाएगा, ठीक है ना, गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, यहाँ देखिए ईरान से रिलेटेड न्यूज है। देखिए ईरान के ऊपर पहले सैंक्शन लगा हुआ था, ठीक है ना। तो उस टाइम पे जो हमारी ONGC वेदाज है, ONGC जो हमारी कंपनी है उसकी ये फॉरेन मतलब आप लोग बोल सकते हैं विंग्स है, जो कि फॉरेन में वर्क करती है कंट्रियों में। ठीक है। तो यहाँ पे एक गैस का फील्ड था जिसका नाम था फरजाद बी, ठीक है ना, जिसका नाम था, क्या नाम था, फरजाद बी। तो आप लोगों को याद रखना है ये इस वाले एरिया में पड़ता है, पर्शियन गल्फ में। ठीक है। तो पर्शियन गल्फ में पड़ता है, ये वाला कैस्पियन सी हो गया ऊपर देखिए, तो यहाँ पे इस वाले एरिया में पड़ता है। तो यहाँ पे इंडिया ने इसको सर्च किया, इसके ऊपर पूरा वर्क किया, तो उसके बाद में अब चीजें क्या देखने को लिए आ रही है, अब तक सारा काम इंडिया कर रहा था यहाँ पे। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो कतर में आप लोग जो सेलिंग प्राइस यूज करते हैं, मतलब जो प्राइस कतर में दिया जाता है, हम भी आप लोगों से वही प्राइस लेंगे। मतलब गैस का 3 गुना प्राइस अब मांग रहे हैं यहाँ पे, कि अगर आप लोग खरीदना चाहते हैं, यहाँ से निकालना चाहते हैं, तो 3 गुना आप लोगों को पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है ना। आप लोगों को बताना है ONGC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। बैंकिंग में खासकर RBI में इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है।
तो ये मतलब तो इस तरीके से बातें की जा रही है कि देखिए मतलब वही कंट्री जो जिस पर सेंसर लगे हुए थे उस टाइम पे हम यहाँ पे वर्क कर रहे थे, हमने इनका साथ नहीं छोड़ा हालांकि, पर अब ईरान जो है इस तरीके का रुख बदल रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि एक तरीके से मतलब वही है, अब सेंसर उठ गए हैं तो इनके पास ऑप्शन ज्यादा हो गए हैं, तो इसलिए इस तरीके की पॉलिसी अपना रहे हैं और इस तरीके की चीजों के बारे में सोच रहे हैं। जब इनके पास में ऑप्शन नहीं था तो तब ये हम लोगों के बारे में सोचा करते थे। ठीक है, तो वही बात है, चलिए जो भी है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। देखिए अगर कोई आप लोगों को सजेशन देना है प्लीज कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिएगा। अगर कोई चेंज चाहते हैं तो अब ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा। अगर आप चेंज चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आंसर ज्यादा से ज्यादा दीजिएगा। खासकर प्रीलिम्स के बेस के क्वेश्चन सारे पूछे गए हैं और सबको अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। और चीजें पसंद आती है तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।